चलिए फिर क्लास 11, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। डिटेल्ड एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ रेट, ये दोनों हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं करा दूंगा बाद में। अभी थ्योरी इनकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक यूनिट 1 था, यूनिट 2 है। अब हम शुरू करेंगे इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन कनाल का एस्टिमेशन, ठीक है। अर्थ वर्क इन इरिगेशन कनाल। अब इरिगेशन कनाल सबसे पहली बात तो होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे ये आपकी नदी है, ठीक है। ये आपकी नदी जा रही है, इसमें आपने नदी के बहाव को रोक दिया, ठीक है। अब ये रोकने के लिए या तो आप डैम यूज करोगे, ठीक है, या तो वियर यूज करोगे, ठीक है, या तो बराज यूज करोगे। अब ये तीनों होते क्या है, ये आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में पता लगेगा जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे। अभी बस ये ध्यान रखिए कि ये पानी को रोकने के लिए होता है, ठीक है। ये तीन जो होते हैं, अब पानी को रोक दिया तो यहाँ पे पानी जमा हो गया, ठीक है। यहाँ पे खूब सारा पानी जमा हो गया, तो फिर यहाँ से हमने बना दिया कनाल, ठीक है। यहाँ से हमने बना दी कनाल, ठीक है। यहाँ से हमने बना दी कनाल, ये रिवर था आपका, ठीक है। रिवर से पानी ले जाने के लिए हमने बना दी कनाल, ठीक है। तो कनाल से पानी आपका जाने लगेगा, ठीक है। और कहाँ जाएगा आपके, कनाल से पानी कहाँ जाएगा, फील्ड्स में, ठीक है। फील्ड्स में जहाँ पे आपके फिर पौधे उगेंगे, ठीक है। पौधे उगेंगे, फार्मिंग होगी, ठीक है। ठीक है, तो मेन पर्पस कनाल का यही होता है, क्या होता है, फार्मिंग के लिए, ठीक है। जैसे आपका इंदिरा गांधी कनाल है जो आपके सतलज रिवर से पानी लेके जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो कनाल का मेन पर्पस यही होता है। तो अब कनाल का मेन पर्पस ये है, तो कनाल के लिए खुदाई करनी पड़ेगी। अब कनाल के लिए खुदाई करनी पड़ेगी तो खुदाई का जो अर्थवर्क है वो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो वही एस्टिमेशन के लिए हम लोग ये सीखेंगे, अर्थवर्क इन इरिगेशन कनाल। इरिगेशन कनाल का जनरली जो शेप होता है वो होता है ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। वो होता है ट्रेपेजॉइडल। तो मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ एरिया का ट्रेपेजॉइडल का, आपको पता होगा वैसे एरिया का फॉर्मूला, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ये आपका डेप्थ है डी, ठीक है। ये ऊपर का विड्थ है बी1, ये नीचे का विड्थ है बी2। इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बी1 प्लस बी2 इंटू डी, ठीक है। बी1 बी2 क्या है, इसके दो विड्थ है, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो हम वैसे तो इरिगेशन कनाल और भी बहुत शेप्स के होते हैं, बट 90% इरिगेशन कनाल ट्रेपीजियम ही होता है, ठीक है। दिल्ली में भी आप कनाल देखेंगे तो एक कनाल आपको भवाना के साइड में दिखेगा, तो वो कनाल भी आपका ट्रेपीजियम ही है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आपको आना चाहिए। अब एरिया तो आता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अब, ठीक है। तो वही चीज है, एरिया से वॉल्यूम तक पहुंचने की जो कहानी है वही इस यूनिट में डिस्कस होगा, कि एरिया निकालना तो हमें आता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। The quantities of earthwork and excavation and embankments of roads and canals, etc., are calculated by finding the areas of number of equidistant cross section by ordinary method of mensuration। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे आपका ये कनाल है, ठीक है, ऐसे कनाल जा रहा है, ठीक है। कनाल जाए जा रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया, इसका एरिया निकालेंगे A1। फिर ये क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। फिर और एक क्रॉस सेक्शन निकलेगा आगे, तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे A1 A2 A3, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस होगा कुछ, इन क्रॉस सेक्शंस के बीच में L1, फिर इन दोनों के बीच में L2, ठीक है। ये लेंथ होगी, ठीक है। तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। इस एरिया को जब हम इस लेंथ से, जिसका डायमेंशन है m, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है कि हम लोग पूरे कनाल के लेंथ को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, उन सेक्शंस का अलग अलग एरिया निकालेंगे, और फिर उन एरिया को उन एरिया के बीच में जो लेंथ है, उस क्रॉस सेक्शन के बीच में जो लेंथ है उससे इनटू कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम समझेंगे, अभी के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारे सेक्शंस के साथ यहाँ पे चलना है, ठीक है। चलिए
एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड और अ कनाल। देखो रोड में भी सेम चीज होती है, कनाल में भी सेम चीज होती है। कनाल कैसा होता है? कनाल आपका ऐसे होता है, तो इसमें ऐसे पानी जाता है, ठीक है। और रोड कैसा होता है? रोड आपका ऐसा होता है, उल्टा होता है रोड, ठीक है। रोड ऐसा होता है, आप देखोगे हाईवेज वगैरह, ठीक है। रोड ऐसा होता है, ये भी ट्रेपीजियम ही है, ये भी आपका ट्रेपीजियम ही बनाते हैं रोड्स के एम्बैंकमेंट को। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट एंड एम्बैंकमेंट, ठीक है। एम्बैंकमेंट के ऊपर हम रोड को बिछा देते हैं, ठीक है। ये आपका रोड जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी इस एम्बैंकमेंट के लिए जो हम अर्थवर्क कर रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 4 में हम रोड के लिए जो हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं उनका अर्थवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। बट मोटा मोटी दोनों का ही कैलकुलेशन सेम ही है, बस ट्रेपीजियम जो रोड का होता है वो आपका उल्टा होता है, ठीक है। चलिए, the quantity of earthwork is calculated by multiplying the average areas of cross section into the length of various distances and results in cubic meter, ठीक है। हम बहुत सारे एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, उसको उन क्रॉस सेक्शन के बीच का जो लेंथ है उससे इंटू करेंगे, तो उससे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा बताएंगे, अभी के लिए आपको बस ध्यान रखना है। For the calculation of earthwork in a road or canal, longitudinal section, cross-section of ground at different intervals are drawn from the field data and formation line is fixed as per the design, ठीक है। फॉर्मेशन लाइन मतलब आपके कनाल का फॉर्मेशन लाइन कहाँ पर होगा? ये आपका फॉर्मेशन लाइन होगा कनाल का, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन लाइन होगा कनाल का, ठीक है। जैसे ये आपका ग्राउंड है, समझ लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड में खुदाई करके मिट्टी को बाहर निकाल के यहाँ तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन लाइन है। और जो खुदाई करने के बाद यहाँ पर हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं। एम्बैंकमेंट आपका कनाल में भी बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि हमें प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। हमें इस कनाल को प्रोटेक्शन देना है ताकि कोई भी कूड़ा करकट यहाँ पर पानी में ना आ जाए, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम एम्बैंकमेंट देते हैं, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना मिट्टी आप यहाँ से हटाओगे उतना ही मिट्टी का एम्बैंकमेंट आप साइड में बनाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, ताकि हमें एक्स्ट्रा मिट्टी ना लाना पड़े कहीं से, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू से दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो फॉर्मेशन लाइन आपकी कनाल की बॉटम में होती है। अगर कनाल की फॉर्मेशन लाइन बॉटम पे है तो ये बताओ, रोड मैंने बताई थी रोड उल्टी होती है, रोड ऊपर बनाई जाती है, तो रोड में फॉर्मेशन लाइन कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी कि नीचे होगी? टॉप पे होगी ना। रोड में जो फॉर्मेशन लाइन होती है वो टॉप पे होती है, ठीक है। चलिए, from the longitudinal section and formation line of bed of the channel, the height of embankment and the depth of cutting are calculated from the difference of RL ground, RL formation line और from RL of bed of channel। अब RL क्या है? RL है हमारा रेड्यूस लेवल। क्या होता है? रेड्यूस लेवल। रेड्यूस लेवल कुछ नहीं है, बस उसका लेवल है कि भाई किस लेवल पे है वो, ठीक है। रेड्यूस लेवल आप सब सर्वेइंग में जाएंगे, सर्वेइंग पढ़ेंगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा रेड्यूस लेवल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। रेड्यूस लेवल अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए कि जैसे कोई चीज 1 मीटर हाइट में है और हमें 0.5 मीटर हाइट में जाना है, तो ये दोनों चीजें क्या है? उसकी लेवल है, रिड्यूस लेवल। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें कितनी खुदाई करनी है या फिर कितना ऊपर हमें एम्बैंकमेंट बनाना है, ठीक है। रिड्यूस लेवल से पता लगता है कि हमें कितना ऊपर या कितना नीचे जाना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस ऑफ आर एल ऑफ द ग्राउंड, आर एस ऑफ द फॉर्मेशन लाइन और द आर ऑफ द बेड ऑफ चैनल gives us the depth of cutting। डेप्थ ऑफ कटिंग मतलब ऐसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड का कुछ लेवल होगा, ठीक है। आर एल जी लिख देता हूँ, आर एल ग्राउंड। और जो आर एल हमें चाहिए वो हमारा होगा आर एल ऑफ बेड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैसे पता लगेगा? जब हम इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तब हमें डेप्थ ऑफ कटिंग के बारे में पता लगेगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ कटिंग मतलब जितना हमें डेप्थ काटनी है कनाल बनाने के लिए। चलिए, thus, for the plain country, center lines are considered assuming the ground level as leveled cross, that is, having no cross slope, and the earth is calculated by parts in between two consecutive cross sections and for the length. This process continued until the whole length is covered. मैंने कहा था कि हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि आपका जहां पर भी हम कनाल बना रहे हैं वो सरफेस एकदम समतल है। समतल मतलब लेवल्ड है, ठीक है। एकदम लेवल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आर एल है, यहाँ पर भी सेम आर एल है।
तो हम लोगों को डेप्थ ऑफ कटिंग करनी पड़ेगी वो कांस्टेंट होगी। अगर यहाँ भी डी है तो यहाँ पर भी डी ही होगा और यहाँ पर भी डी ही होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है। और फिर बहुत सारे सेक्शंस निकालेंगे, मैंने कहा था बहुत सारे हम सेक्शंस ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, उनका एरियाज निकालेंगे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, और उनको फिर इनके बीच के लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये मोटा मोटी आपका ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था इसका। While preparing any project on earthwork, care should be taken to follow such an alignment so that the excavated earth from cutting portion should be utilized for the embankment portion within limits for economy। ठीक है, मैंने कहा था आपको, आपका जो कनाल बनता है उसके साइड में जो आपके एम्बैंकमेंट्स बनते हैं कनाल को आउटर फोर्सेस से बचाने के लिए, उसमें जो आपका वॉल्यूम लगता है वो वॉल्यूम यहाँ से निकाले हुए सॉइल के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ताकि हमें बाहर से एक्स्ट्रा सॉइल प्रोक्योर ना करना पड़े, ताकि कम से कम पैसा हमारा इसमें लगे। चलो, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कौन सा आईएस कोड मेथड ऑफ मेजरमेंट बताता है अर्थवर्क का, और कितनी एक्यूरेसी हमें अर्थवर्क में चाहिए होती है। एज पर आईएस 1200 पार्ट 1 1974। आपको खरीदना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि IS 1200 पार्ट 1 1974 जब साइट पे काम करेंगे तो इस IS 1200 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, ये IS कोड है, इसके इस 1200 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपके कंस्ट्रक्शन में जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो आरसीसी की हो, चाहे वो ब्रिक वर्क की हो, चाहे वो अर्थ वर्क की हो, उन सब का मेजरमेंट IS 1200 बताता है। तो IS 1200 का पार्ट 1 जो है वो आपको अर्थ वर्क फॉर इरिगेशन कनाल का मेजरमेंट बताता है। ठीक है, तो ये बताता है अर्थ वर्क शैल बी कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम। ठीक है, द लेंथ, ब्रेथ और विड्थ एंड हाइट और डेप्थ और थिकनेस shall be measured to get the cubic content unless otherwise stated all work should be measured as given below। ठीक है, ये कुछ करेक्शंस है कि आपका जो डायमेंशन है, आपका जो लेंथ विड्थ वगैरह है वो 0.1 मीटर के आसपास होना चाहिए। मतलब अगर उसका ट्रू लेंथ 25 मीटर है तो मेजर लेंथ 24.9 और 25.1 मीटर के बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रू लेंथ ये है तो 0.1 मीटर से ज्यादा का 0.1 मीटर से ज्यादा का एरर आपका नहीं होना चाहिए डायमेंशन मेजर करने में। एरिया शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड क्यूबिकल कंटेंट 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि कितना हमें एरर एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, अब लीड एंड लिफ्ट समझेंगे। लीड एंड लिफ्ट मैंने वैसे आपको बताया था, बट यहाँ पे हम ऑफिशियली समझ लेते हैं। Where high embankments of canals, roads or railways are to be constructed, an extra rate for lead and lift is to be added in the normal sanctioned schedule of rate of earthwork carrying the earth beyond certain limit for which the rate is inclusive। ये क्या बता रहा है, जब हमें कनाल बनाना पड़ता है या एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है तो लीड एंड लिफ्ट हमारा एक बहुत ही मेजर पोर्शन ऑफ वर्क हो जाता है, जिसके लिए हमें काफी कॉस्ट लगता है। तो इसलिए लीड एंड लिफ्ट समझना और उनके एनालिसिस और उनके रेट्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, नॉर्मली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ऑफ लीड एंड लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर नो एक्स्ट्रा रेट इज प्रोवाइडेड। मतलब जैसे आपने गड्ढा किया तो 1.5 मीटर तक के हाइट का एक्सकेवेशन और उस मिट्टी को 30 मीटर के डिस्टेंस तक ले जाने के लिए एब्सोल्युटली फ्री होता है। ठीक है, यहाँ तक ले जाना ये होगा आपका लीड। ठीक है, और 1.5 मीटर सॉइल को ऊपर ले जाना जो होता है, जिसको कहते हैं लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट होता है सॉइल को ऊपर ले जाना, 1.5 मीटर के हाइट के सॉइल को ऊपर ले जाना, और 30 मीटर के डिस्टेंस उस सॉइल को, एक्सकेवेटेड सॉइल को ले जाने के लिए एब्सोल्युटली फ्री होता है वो। ठीक है, वो आपके जो अर्थ वर्क के लिए जो कॉस्ट होती है उसी में इंक्लूडेड होता है। जब आपके 30 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ले जाना होता है या फिर 1.5 मीटर से ज्यादा का लिफ्ट करना होता है तो उसमें कुछ रेट्स हैं जो प्री डिटरमिन्ड होते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से, वो हमें उसमें ऐड कर देना होता है। Beyond the above mentioned distances, rates will be different for every unit of 30 meter lead and for every unit of 1.5 meter lift और fraction thereof। ठीक है, ये बोल रहा है अगर 30 मीटर से ज्यादा का लीड हुआ
और 1.5 मीटर से ज्यादा का लिफ्ट हुआ तो आपके रेट डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो फ्री नहीं होगा, उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका लगेगा। तो लीड क्या होता है? When excavated earth is carried on a level ground horizontally from the borrow pits to the site of work or work in hand, horizontal distance is called lead। अब borrow pit क्या होता है? अब जैसे हमें excavation, हमें अगर embankment बनानी है, हमें अगर एम्बैंकमेंट बनानी है तो उसके लिए हमें सॉइल लानी पड़ेगी। तो सॉइल हम जिस जहाँ पे गड्ढा करके सॉइल को लेकर जाते हैं, ठीक है, जहाँ से गड्ढा करके हम सॉइल को लेके जाते हैं उसको बोलते हैं बोरो पिट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बोरो पिट। ठीक है, और ये जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सॉइल को ले जाने में, इसी को ये बोल रहा है लीड। ठीक है, इसी को ये क्या बोल रहा है? लीड। ठीक है, चलिए। The lead shall be measured from the center of the area of excavation। ठीक है, जैसे आपका ये एम्बैंकमेंट है और ये आपका बोरो पिट है, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जितना डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे लीड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लीड। The distance of removal of earthwork shall be measured over the shortest route and in linear units as per accepted length। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट। अब बताइए जैसे हमें ए है और हम बी है, तो वो बंदा ऐसे भी ला सकता है ना, और वो बंदा ऐसे भी ला सकता है, और वो बंदा सीधा ऐसे भी ला सकता है। तो ये बताओ शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा? 1 2 3। बताओ इसमें से शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? फटाफट बताओ, शॉर्टेस्ट रूट इनमें से कौन सा है? फटाफट चैट पे बताओ, इसमें इन तीनों में से शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ठीक है, 3। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी के हिसाब से रेट डिसाइड होगा। ये नहीं कि वो घुमा के ऐसे लेकर आया और फिर बोला कि सर 5 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर लग गया, आप 7 किलोमीटर के पैसे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट रूट है, तो शॉर्टेस्ट रूट नोन है हमें कि भाई यहाँ पर रोड वोड सब ठीक है, आराम से आ सकती है गाड़ी, चाहे ट्रक हो चाहे कुछ हो, तो उसी के हिसाब से रेट्स होंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट रूट के हिसाब से लीड का रेट सेट होता है। अब लिफ्ट क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस टू विच द एक्सकेवेटेड अर्थ इज लिफ्टेड बियॉन्ड अ सर्टेन डेप्थ इज कॉल्ड लिफ्ट। मैंने कहा था लिफ्ट क्या होता है आपको? Excavation up to 1.5 meter depth below ground level and depositing excavated material on the ground shall be included in the type of in the item of earthwork as specified। मैंने कहा था आपका अर्थवर्क का जो कॉस्ट है वो आपका 1.5 मीटर तक के लिफ्ट को उसी कॉस्ट में इंक्लूड करता है। अगर 1.5 मीटर से ज्यादा का लिफ्ट हुआ तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। Extra lift shall be measured in the unit of 1.5 meter or as per pre-accepted conditions। ठीक है, जो भी एक्सेप्टेड कंडीशंस होंगी साइट की कि आप 1.5 मीटर से ऊपर अगर ले जाएंगे तो हर 0.5 मीटर में इतना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। वो शेड्यूल ऑफ रेट जो भी वहां पे बाइंडिंग होगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। The lift shall be measured from the CG of the excavated earth to that position where earth is deposited। CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है गड्ढे का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है उसी को हम बोलेंगे क्या? उसी को हम बोलेंगे लिफ्ट। ठीक है, चलिए। अब बोरोपिट्स मैंने बताया था, वैसे क्या होता है बोरोपिट्स? व्हेन एक्स्ट्रा अर्थ इज रिक्वायर्ड द सेम इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड बाय डिगिंग द डग पोर्शन इज कॉल्ड अ बोरोपिट। No borrowpit shall be dug within 5 kilometers of the toe of the final section of the embankment after making due allowance for further development। क्या बोल रहा है ये? अब टो क्या होता है एम्बैंकमेंट का? देखिए, ये आपने एम्बैंकमेंट बनाई, तो आप चाहते हो ना कि यहाँ का लैंड जो है वो स्टेबल रहे। यहाँ का लैंड स्टेबल रहेगा तभी तो वो ऊपर वाले रोड को अच्छे सपोर्ट कर पाएगा, है ना। ऊपर जो रोड बन रही है उसको तभी तो अच्छे सपोर्ट कर पाएगा जब साइड में जो चीजें हैं वो स्टेबल हो। अगर आपने यहीं पर गड्ढा कर दिया, यहीं पर गड्ढा कर दिया तो ये स्टेबल तो रहेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर गड्ढा नहीं कर सकते। हम कहाँ गड्ढा कर सकते हैं? वो बोलता है कि एटलीस्ट ये है आपका टो, ये आपका टो ऑफ एम्बैंकमेंट है। ठीक है, टो ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, टो ऑफ एम्बैंकमेंट से एटलीस्ट 5 मीटर दूर जाकर ही आप गड्ढा खोद सकते हो बोरो पिट के लिए। ठीक है, तो इसी बोरोपिट का जो मिट्टी है वही मिट्टी इसके एम्बैंकमेंट में आके उसको एम्बैंकमेंट बनाएगा। ठीक है, चलिए। ऑल बोरोपिट शुड बी डग अप टू यूनिफॉर्म डेप्थ एंड प्रेफरेबली नॉट मोर देन 30 to 35 सेंटीमीटर डीप। हम ज्यादा डीप गड्ढा नहीं करना चाहते क्योंकि हम वहां की स्टेबिलिटी को
हैम्पर नहीं करना चाहते, ठीक है। और ज्यादा मिट्टी हम चाहते नहीं है कि ऊपर से ज्यादा मिट्टी यूज हो जाए, क्योंकि आपका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वही आपका सबसे फर्टाइल होता है। तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा यूजफुल मिट्टी यूज हो जाए एक ही जगह से, ठीक है। ये बता रहा है कि ऑल बोरोपिट शुड बी डग अप टू यूनिफॉर्म डेप्थ एंड प्रेफरेबली नॉट मोर देन 30 to 35 सेंटीमीटर डीप। अब हम मेन पार्ट में आते हैं, थ्योरी की पार्ट खत्म हो गई। तो ये देखिए, ये आपका कनाल है, ठीक है। ये आपका कनाल हो गया, या आप उसको एम्बैंकमेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है तो ट्रेपीजियम ही है ना, है तो ट्रेपीजियम ही, ठीक है। तो ये आपका पहला पहला एरिया है A1, ये आपका दूसरा एरिया है A2, और आपका तीसरा एरिया है A3, ठीक है। इनके बीच में मान लीजिए आपका L2 L1 डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो पहले A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर A3 निकालेंगे, फिर A1 और A3 को L से मल्टीप्लाई करेंगे, L2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन एरियाज को आप ऐड करके उसको उनके बीच के जो लेंथ है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो इसने एक सर्टेन एम्बैंकमेंट को तीन तीन सुटेबल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। देखिए कि आप बोलेंगे सर कितने लेंथ पे कितने सेक्शंस लेने चाहिए हमें, ठीक है। तो वो हमारे बरी का क्राइटेरिया नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि हमने 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर के डिस्टेंस में हमने सेक्शंस लिए हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो जितने सेक्शंस आप ज्यादा लेंगे उतना ही एक्यूरेट वॉल्यूम आएगा, पर हमें प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है कितने हम सेक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड 100 to 300 मीटर का लेंथ रहता है दो सेक्शंस के बीच में, ठीक है। उसमें हम एरियाज निकाल के उनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है स्लोप का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? स्लोप का। अब इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए जैसे ये आपको ट्रेपीजियम है, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका 5 मीटर का है, नीचे का डेप्थ, नीचे का विड्थ, ठीक है। ये विड्थ आपको नहीं गिवन है, ठीक है। डेप्थ आपको गिवन है 2 मीटर का, ठीक है। और साइड स्लोप ये होता है, साइड स्लोप, ठीक है। ये होता है स्लाइड स्लोप गिवन है हमारा 2:1 का, ठीक है। 2:1 का। तो स्लाइड स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिए आप अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये आपका ट्राइंगल है, ये बोल रहा है 2:1 का स्लाइड स्लोप है। मतलब अगर हमारा डेप्थ 2 मीटर है तो हमारा तो समझ लीजिए 4 मीटर का है ये, ठीक है। ये डेप्थ तो समझ लीजिए 4 मीटर का है डेप्थ, ठीक है। अब ये बोल रहा है हमारा स्लोप ऐसा है कि अगर डेप्थ हमारा मतलब जो वर्टिकल हाइट है ट्राइंगल का वो अगर 2 मीटर का होगा तो ट्राइंगल का बेस 1 मीटर का होगा। तो बताइए इस स्लोप के हिसाब से, ये जो बेस है ये बेस कितना होगा, बताइए। इस स्लोप के हिसाब से और इस डेप्थ के हिसाब से, इस स्लोप और डेप्थ को यूज करके ये बताइए इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, बताइए। आपको ट्राइंगल का बेस नहीं गिवन होगा, आपको ट्राइंगल का बेस उसके हाइट और उसके स्लोप के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 मीटर नहीं होगा, 2 मीटर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझना है, ये 4 मीटर का है। ये बोल रहा है अगर डेप्थ 2 मीटर का हुआ तो बेस हमारा 1 मीटर का होगा, ठीक है। तो अगर, चलो सही कह रहे हो आप लोग, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है 2 मीटर ही होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आपका डेप्थ 4 मीटर हुआ तो आपका बेस कितना होगा, 2 मीटर का, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर बोला है, ठीक है। मैं ही कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो बेस आपका 2 मीटर का ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये बेस निकालना है। अगर आप बेस निकाल लिए तो ये कितने का हो जाएगा बताओ, ये कितने मीटर का हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी 2 मीटर आ गया, यहाँ से भी 2 मीटर आ गया, तो ये बताओ ये जो B2 है इसका कितना हो जाएगा, बिट ऊपर बिट कितनी हो जाएगी इसकी, बताओ। इसकी बिट कितनी हो जाएगी ऊपर वाले की, 2 + 2 + 5, 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर्स हो गया, ठीक है। तो बस हमें ये पता लग गया, ये पता ही है और ये भी पता है, एरिया आ जाएगा इसका आराम से, ठीक है। तो बस यही चीजें करनी है हमें, स्लोप के हिसाब से इनके दोनों बिट्स पता लगाकर उसका एरिया निकालना है, ठीक है। और इसमें एक और चीज आएगी, वो है ये भी आपको जनरली गिवन नहीं होता है। तो ये भी कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये स्लोप के साथ खेलना है हमको। ये जो स्लोप गिवन रहेंगे हमें, जैसे S:1 गिवन है स्लोप, ये स्लोप के बारे में गिवन होगा हमें, लेकिन जैसे लिखा हुआ है S × DM, ये आपका डेप्थ है। तो आप अगर आप स्लोप को DM से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका विड्थ आ जाएगी, वही किया है हमने। स्लोप क्या था यहाँ पे 2,
2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एक 2 हमारा स्लोप नहीं था इसमें, इसमें हमारा स्लोप था 1:2, ठीक है, 2:1 था ना, 2:1, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऐसे लिखते हैं ऐसे S:1, ठीक है, जिसका मतलब होता है S आपका बेस है और 1 आपका, S आपका बेस है और 1 आपका हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाइट को 2 बोला है मैंने, तो इसका मतलब क्या है, ये स्लोप एक्चुअली क्या है, 1/2 है ना, 1/2 का स्लोप है, क्योंकि स्लोप में जो एस होता है वो किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है। तो बस हाफ इंटू डीएम, डीएम क्या था हमारा 4 मीटर का, 4 हमारा 2 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैसे आपको SS21 में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आप जिस तरह से उसको देखते हैं स्लोप को, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें इसका और इसका क्या रेशियो है, उसके हिसाब से एक्चुअल डेप्थ है, उससे आप इसके बेस का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले है, देखिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पहला है एवरेज डेप्थ मेथड, इसमें कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं कि जैसे हमें 2 सेक्शंस गिवन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेक्शंस का जो डेप्थ है इसका हम क्या ले लेंगे, एवरेज, ठीक है। डीएम हो जाएगा D1 प्लस D2/2, उसका हम ले लेंगे एवरेज, ठीक है। और उस एवरेज का हमें ट्रेपीजियम बना लेंगे, ठीक है, उस एवरेज का हमें ट्रेपीजियम बीच में बना लेंगे, ठीक है। इसलिए इसका डेप्थ ऑफ कट क्या हो जाएगा, DM, ठीक है। उसके हिसाब से जो हमारा स्लोप गिवन होगा, जो हमारा स्लोप गिवन होगा उसके हिसाब से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। और ये तो हमें पता ही होगा, हम मानेंगे कि जो नीचे वाला बिट है वो हमारा कांस्टेंट है, नीचे वाला बिट वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है, सॉरी ऊपर वाला बिट कांस्टेंट ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रोड तो कांस्टेंट बिट का बनेगा, ठीक है। तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे भी बी आ गया, और ये जो लेंथ है ये हम लोग स्लोप के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम सिर्फ बीच वाले का एरिया निकालेंगे, बीच वाले के एरिया को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सबसे आसान बट लीस्ट एक्यूरेट, ठीक है, लीस्ट एक्यूरेट लीस्ट एक्यूरेट मेथड है, बट मोस्ट इजी वन, ठीक है। लीस्ट एक्यूरेट मेथड, क्योंकि हम इसमें से एक ही सेक्शन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, बहुत सिंपल सा मेथड है। In this method, the average depth or height is found at the midsection. If the depth of cutting or filling are different at two ends of the section and the ground has more or less longitudinal slope, ठीक है। स्लोप, अब लॉन्गिट्यूडनल स्लोप क्या होता है, जैसे आपका ये जो जा रहा है इस तरफ से, अगर देखोगे आप, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो आपका कुछ स्लोप ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब कनाल को हम डाउनवर्ड स्लोप पे बनाते हैं, कनाल को या एम्बैंकमेंट को, ठीक है। कनाल को डाउनवर्ड स्लोप पे क्यों बनाते हैं, क्योंकि पानी तभी तो बहेगा, पानी तभी तो बहेगा जब हम कनाल को लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में बनाएंगे, ठीक है। रोड जनरली लॉन्गिट्यूडनल स्लोप उसमें नहीं होता, बहुत कम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है उसमें, बट जो आपका कनाल होता है उसको हम काफी स्लोप में बनाते हैं ताकि पानी अपने आप बह जाए अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज देन वर्कड आउट, देन द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज एरिया ऑफ मिड सेक्शन इनटू लेंथ। हमने इसका एरिया निकाल लिया और इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। Let D and D be the heights of, ये D1 है, ठीक है, और ये D2 है, ठीक है। Be the heights of embankment at two ends of the section having length L as length L, ठीक है, लेंथ L है, ये दो सेक्शन हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इनके डेप्थ का एवरेज निकालेंगे और L से मल्टीप्लाई करेंगे। B इज द फॉर्मेशन बिट मतलब जिसके ऊपर हम रोड को बनाएंगे या फिर जो हमारा बेड लेवल है इसका, ऑफ कनाल का, ठीक है। चलिए, S is to 1, horizontal is to vertical, ठीक है। साइड स्लोप एंड फिलिंग एज शोन इन द फिगर, ये फिगर हमने बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग नीचे वाला बिट किससे पता लगाते हैं, इसके स्लोप से, ठीक है। एवरेज डेप्थ इज इक्वल टू D1 plus D2/2 as equal to DM. Therefore, quantity of earthwork, area of trapezium into average depth. From the figure at the midsection, if B is the top bit, side slopes are S is to 1 and D is the height of
the bank, then base of trapezium is equal to b plus s into dm plus s into dm. s into dm कुछ नहीं है, जैसे ये अगर ये बता रहा है कि अगर 1 मीटर की हाइट है तो उसके करस्पॉन्डिंग s मीटर का बेस हो, ठीक है, ये बता रहा है, इसलिए इसको स्लोप को क्या बोलते हैं, s is to 1, s मीटर ऑफ बेस फॉर एवरी 1 मीटर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। ये बताइए अगर हमारा s का वैल्यू 2 है और हमारा डेप्थ जो हमारा डेप्थ है वो 2.5 मीटर है, तो बताओ उसके हिसाब से हमारा जो बेस है वो कितना आएगा, बताओ। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में इसकी हाइट है हमारी 2.5 मीटर dm, ठीक है, और स्लोप है s is to 1, तो और s की वैल्यू है हमारी 2, तो बताओ ये जो विड्थ है ये कितनी आएगी, ठीक है, 1.25 नहीं आएगी, बताओ 1.25 नहीं आएगी। s इंटू डीएम लिखा है ना यहाँ पे, s इंटू डीएम, मैंने बोला आपका ये है स्लोप ऐसा दिया हुआ है s is to 1 का, और एवरी 1 मीटर ऑफ डेप्थ s मीटर का आपका बेस है, तो s हमारा 2 है और बेस हमारा 2 और हमारा हाइट 2.5 मीटर का है, तो हमारा बेस हो जाएगा 5 मीटर का, ठीक है, बेस हो जाएगा 5 मीटर का, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू हाइट, तो ये हमारी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला मेथड। दूसरा है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला और मीन सेक्शन, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है फर्स्ट वाले मेथड से। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड मीन सेक्शनल एरिया इज फाउंड फ्रॉम सेक्शनल एरियाज ऑफ एंड ऑफ द सेक्शन फ्रॉम फिगर एंड विद द सेम डेटा। A1 इज, अब A1 का फॉर्मूला क्या होगा, BD1 प्लस SD1 स्क्वायर। सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला बन रहा है, समझ में आ गया ना, कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, देखिए साइड वाले ट्राइंगल्स का एरिया कैसे होगा, हाफ इंटू SD1, ठीक है, ये उसका बेस है ट्राइंगल का, साइड वाले ट्राइंगल का, इंटू D1, ठीक है, ऐसे दो ट्राइंगल हैं तो 2 कट गया, तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, SD1 स्क्वायर, ठीक है, और बीच में एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ b है और हाइट D1 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू D1, टोटल एरिया क्या हो गया, BD1 प्लस SD1 स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, BD2 प्लस SD2 स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे ही आपके एरियाज बहुत सारे आ जाएंगे, तो इसमें हम 3-4 सेक्शंस के एरियाज निकालेंगे, ठीक है। मीन सेक्शन एरिया, तो हमारे पास 3 सेक्शन हो गए, 3 एरियाज हो गए, A1 A2 एंड A3। A3 क्या है, A3 इज नथिंग बट AM, जो हम निकाल रहे हैं खुद से, क्वेश्चन में जनरली गिवन रहेगा बट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बस यहाँ निकल गए 3 एरियाज, और इन 3 एरियाज को हम एक फॉर्मूला में पुट इन करेंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, L/2 इंटू A1 प्लस AN, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस 2 इंटू रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हो गया, देखिए ये A1 और AN क्या है, ये आपका फर्स्ट एरिया है, ठीक है, फर्स्ट एरिया कौन सा है, ये वाला, और ये आपका लास्ट एरिया है, तो आपका सेक्शन जब खत्म हुआ, आपका लेंथ जब खत्म हुआ कनाल का या एम्बैंकमेंट का, तो उसमें जो लास्ट सेक्शन का एरिया है वो है AN, ये है AN हमारे वाले एग्जाम्पल में, और 2 इंटू रेस्ट मतलब जो भी बीच में सेक्शंस और आए हैं, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, उन सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन कैसे रहा है, ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, देखिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है, तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, उसको L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, उसको L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, फिर उसको L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इन दोनों के एवरेज को L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दो के एवरेज को L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और L क्या है, L इनके बीच का डिस्टेंस है, A1 से लेकर A2 सेक्शन तक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जैसे आपका ये है, यहाँ पर आपका A1 है, यहाँ पर आपका A2 है, यहाँ पर आपका A3 है, मान लीजिए और भी सेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है,
ऐसे और भी सेक्शंस बन रहे हैं। तो समझ लीजिए ये A4 हो गया और ये A3 हो गया, ये A2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस बन गए यहाँ पे। ये आपका A5 हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, A1 प्लस A2 बाई 2 इंटू L प्लस A2 प्लस A3 बाई 2 इंटू L, ऐसे कंटिन्यू कर करके लास्ट में कहाँ तक पहुंचे आप, A4 प्लस A5 डिवाइड बाई 2 इंटू L। बीच में क्या था, A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 2 इंटू L। ऐसे आप बहुत सारे डिस्टेंसेस निकाल रहे हो। अब देखोगे, देखो A2 दो बार आ गया, A3 भी दो बार आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो बीच के सेक्शंस है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, 2 इंटू A3 प्लस A4 प्लस A2। और लास्ट सेक्शन क्या है, लास्ट सेक्शन है A1 और A5, वो तो ऐसे का ऐसे ही आएगा। ठीक है, ठीक है, जब कंबाइन करते हैं तो ऐसा हमारा सेक्शन बनता है। लास्ट में क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है सेक्शंस के बीच में डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले का फॉर्मूला है। ठीक है, सर्वेइंग में भी यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही। सर्वेइंग में भी ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, एक टाइप ऑफ सर्वेइंग ही है ये। ठीक है, सर्वेइंग ही है एक तरीके का ये। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो इसके बाद हमारा सिम्पसन्स रूल है। सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलते हैं उसको। तो मैं फटाफट आपको सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, आप फटाफट उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सेशन 2 में हम सिम्पसन्स रूल पढ़ते हैं। ठीक है, वो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। कैसे, क्या क्या फॉर्मूला है उसका, वो हम देखेंगे। ठीक है, फटाफट सेशन 2 को ज्वाइन कीजिए। सेशन 2 का लिंक मैं भेज रहा हूँ गूगल क्लासरूम में। चलिए फिर तो सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन 1 में हमने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है, अब हम सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी आपके बहुत सारे सेक्शंस बनाएंगे हम, A1 A2 A3 A4 करके बहुत सारे एरिया के सेक्शंस बनाएंगे। उनके बीच का लेंथ देखेंगे कि उनके बीच में लेंथ कितना है, और उसको एक फॉर्मूले में फिट करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला बताया तो हमें क्या है, L/3 इंटू A1 प्लस AN। ठीक है, प्लस 4 इंटू ऑड वाले एरियाज मतलब जिनका ये वाला नंबर ऑड है, जैसे 3, फिर A5, फिर A7। ठीक है, इंटू, सॉरी ऑड वाले नहीं, इवन वाले। ठीक है, इवन वाले, यहाँ पे इवन वाले मतलब A2 A4 प्लस 2 इंटू ऑड वाले एरिया के सेक्शंस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं हम लोग। Considering again the figure, A1 is the area of cross section at one end of section, A2 area of cross section at the other end, AM is the mid sectional area. Areas तो वही रहेंगे, mean depth आ गया, then quantity of earth calculated as L/6 into A1 plus 4 into AM plus A2। ठीक है, इसमें क्या है देखो, A1 आपका पहला है, A2 आपका AN है लास्ट वाला। ठीक है, और ये आपका A2 है। एक तरीके क्या हो गया, इवन ऑफसेट हो गया। ठीक है, इवन ऑफसेट हो गया, तो उसमें हमने 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे L/6 है, ये L/6 नहीं होगा, ये L/3 होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं। इसका दूसरा है सिम्पसन्स 1/3। वो इसका वो आपके इसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, उसमें L/3 है, ये L/6 नहीं होगा, यहाँ पे आपका इंटू L/3 होगा। ठीक है, इंटू L/3। ठीक है, L/3 याद रखना, L क्या है आपका, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका L है। ठीक है, ये आपका L है। ठीक है, देखिए इसमें L/6 इसलिए है, बताता हूँ L/6 क्यों है, क्योंकि इसमें इसने इस L को यूज किया है। बट हमें कौन से L को यूज करना है, हमें तो इस वाले L को यूज करना है ना, हमें तो इस वाले L को यूज करना है। ठीक है नहीं, तो ये वाला L जो हमें यूज करना है, हमें कौन से L को यूज करना है ये बताओ। जैसे अगर ये हमारा फॉर्मूला H/3 इंटू A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू इवन ऑफसेट प्लस 2 इंटू ऑड ऑफसेट। ठीक है, ये बताओ H क्या है, H हमारे एरियाज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें बताओ ये H जो है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, ये L/6 यहाँ पे क्यों है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। H/3 है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एच है वो एच ये एल है या ये होना चाहिए L/2। हमारा एच क्या है इसमें, हमारा फॉर्मूला है, हमारा मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। बट वो मेन फॉर्मूला ये क्यों बना है, इसमें L/6 लिखा हुआ है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। बताओ एच आपका L/2 होगा कि एल होगा? एच क्या है हमारा, एच हमारा है जो कंसेक्यूटिव एरिया के सेक्शंस हैं उनके बीच का एरिया, उनके उनके बीच का लेंथ। अब उनके बीच का लेंथ हम कौन सा लेंगे, L/2 ही तो लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही अंकित भाई, ठीक है। एल नहीं L/2 लेंगे कृष्णानंद यादव, ठीक है। L/2, ठीक है, क्योंकि हमें L/2 चाहिए, इसलिए जब एच की जगह आप L/2 पुट करेंगे तो 2 जाएगा नीचे, किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसलिए यहाँ पे ये L/6 बन गया, ठीक है ना। या फिर कैसे लिख लीजिए, L/2 एच हो गया आपका डिवाइड बाई 3, ठीक है, इंटू A1 प्लस A2, ठीक है। A1 और A2 क्या है, आपके फर्स्ट और लास्ट वाले, प्लस 4 इंटू इवन वाले ऑफसेट, इवन नंबर ऑफसेट, इवन नंबर ऑफसेट कौन सा है, ये है, ये बीच वाला ऑफसेट है, एक ऑफसेट नंबर क्या है इसका 2, यहाँ पर आपका AM आ जाए, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे L/6 आ गया था ये, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सिम्पसन रूल एक टाइप ऑफ प्रिज्मोइडल फॉर्मूला ही होता है। इसका इसी का दूसरा आपका नाम होता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला क्यों, क्योंकि प्रिज्म बन रहा है एक तरीके का, ठीक है। यहाँ एक तरीके की प्रिज्म बन रहे हैं हमारे, ठीक है। प्रिज्म वैसे तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, बट सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप के लिए ही ये प्रिज्मोइडल फॉर्मूला यूज हुआ था, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रिज्मोइडल फॉर्मूला है। इसी प्रिज्मोइडल फॉर्मूले को फिर ट्रेपीजियम वाले एरिया या एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम निकालने के लिए भी यूज करने लगे, तो इसलिए इसको फिर हम यहाँ पे ट्रेपीजियम के एम्बैंकमेंट या फिर कैनाल के वॉल्यूम्स निकालने के लिए यूज करने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। This method is used to find out volume of earthwork in which the entire area is divided into number of sections, ठीक है। और हम किस सेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस की बात कर रहे हैं। The area is divided into odd number of offset, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये odd number of sections के लिए ही होता है, मतलब A1 A2 A3, A1 A2 A3 A5, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ऐसे अपने नंबर ऑफ एरियाज है, नंबर ऑफ सेक्शन जिसके आप एरियाज निकाल रहे हैं वो ऑड होने चाहिए, ठीक है। 3 नंबर ऑफ सेक्शन, 5 नंबर ऑफ सेक्शन, 7 नंबर ऑफ सेक्शन, 9 नंबर ऑफ सेक्शन, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ सेक्शन के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप बताओगे अगर 8 नंबर सेक्शन हुआ तो क्या करें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 7 सेक्शन तक हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद 7 और 8 सेक्शन के बीच में, 7th एंड 8 सेक्शन के बीच में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ट्रेपेजियम वाला, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो यूज कर लेंगे, ठीक है। और ट्रेपेजॉइडल से जो एरिया आया और इस सिम्पसन से जो एरिया आया 7th नंबर ऑफ ऑफसेट तक, उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एवरेज भी कर लो, आप एवरेज वाला फॉर्मूला भी यूज कर लो 7th एंड 8th के बीच में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। If the entire area is divided into A1, A2, A3, AN तक and L is distance between the consecutive sections, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क क्या होगा ये, ठीक है, L/3। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये L वो है, ये L है आपके कंसेक्यूटिव सेक्शंस के बीच में, हर सेक्शन के बीच में आपका L डिस्टेंस है, ठीक है। तो L/2 था इस वाले फिगर में, तो L/2 है वो, ठीक है। इसी L/2 को L बोल रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे L/3 इंटू A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू ये देखिए इवन वाले A2 A4, ठीक है, और 2 इंटू ऑड वाले A3 A5, ठीक है। L/3 इंटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन एरियाज प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड एरियाज, ये आपका फॉर्मूला। तो यही आपके 3 मेथड्स थे, एवरेज एरिया वाला मेथड, दूसरा ट्रेपेजियम वाला मेथड, और तीसरा सिम्पसन्स रूल वाला मेथड। तो बस इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे आज हम, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कैसे आपको कनाल का अर्थवर्क का फॉर्मूला यूज करना होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका एक छोटा सा, मैंने आपको वैसे बताया था, बैलेंसिंग डेप्थ, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ डिगिंग, मतलब क्या होता है, हम कितना डिग करें, हम कितना डिग करें ताकि उससे जो मिट्टी आए उतने ही मिट्टी में हमारा यहाँ पर एम्बैंकमेंट भी
बन जाए। क्या बन जाए? एम्बैंकमेंट। अब बताओ, एम्बैंकमेंट एक तो मैंने बता दिया कि फॉरेन फोर्सेस के अगेंस्ट, तो यहाँ से कूड़ा करकट आ सकता है कनाल के अंदर, वो ना आ पाए, एक तो वो होता है। दूसरा क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि जो कनाल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कनाल जा रहा है, ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है, तो इसी के लेवल पे अगर हम रोड बना दे, अगर इसी के लेवल पे हम रोड बना दे, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे रोड के पोल्यूटेंट्स हैं, जो रोड की मिट्टी है, जो कार से पेट्रोल वेट्रोल के बूंदे गिर जाती हैं, वो इसके अंदर आ सकती है, कनाल के अंदर, तो इसको पोल्यूट कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से देखें इसको, क्रॉस सेक्शन देखें ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कनाल होता है, एक मिनट, ये हमारा कनाल होता है, इसमें ये हमारा पानी जा रहा होता है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल, हमारा ग्राउंड लेवल होता है। यहाँ जो हमने मिट्टी निकाली, उससे हमने बना दी यहाँ पे एम्बैंकमेंट, ठीक है, और उसके ऊपर हमने बना दी रोड, ठीक है, ताकि गाड़ी अपनी जाते रहे इस तरफ, ठीक है, गाड़ी हमारी इस तरफ जाते रहे, ठीक है। तो रोड हमारा एलिवेटेड होता है, रोड हमारा कनाल के लेवल पे नहीं होता, इस लेवल पे नहीं होता हमारा रोड, हमारा रोड इस लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट किससे बनता है? उसी मिट्टी से बनता है जो मिट्टी हमने खोद के निकाली कनाल के लिए। तो इकोनॉमिकल डेप्थ वो डेप्थ होता है कनाल का, इकोनॉमिकल डेप्थ कनाल का वो डेप्थ होता है कि उतना डेप्थ अगर हम खोदे, उतना डेप्थ अगर हम खोदे, तो उससे जितनी मिट्टी का वॉल्यूम निकले, उसी मिट्टी से उसी मिट्टी से हमारा एम्बैंकमेंट बन जाए। तो बस तो निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे V1, इसका वॉल्यूम निकालेंगे V2, जो हमें एम्बैंकमेंट बनाना है उसका रिक्वायरमेंट पता होगा हमें, इस वॉल्यूम को हम इक्वेट कर देंगे, तो उससे हमारा इसमें एक ही अननोन होगा D, तो हमारा D निकल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना सबको आता ही है, ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी किसी को शायद डाउट है? नहीं नहीं, मिट्टी को हम बनाते ऐसे हैं, मिट्टी के ऊपर हम बहुत सारे रीइंफोर्समेंट्स वगैरह लगाते हैं, मतलब उसको गीला करते हैं, उस पे हम मैट बिछाते हैं, जियो सिंथेटिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिससे हमारा मिट्टी वैसे का वैसा ही रहता है, मिट्टी फ्लिप नहीं होता। मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली हम कार नहीं चलाते हैं, मिट्टी के ऊपर रोड बनाते हैं बिटुमेन से, मिट्टी के ऊपर बिटुमेन से रोड बनाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी को चलाते हैं। तो पहले एम्बैंकमेंट को हम रीइंफोर्स करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। उसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं वो सब आप सॉइल में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉइल में पढ़ेंगे आप। बिल्कुल सही। अगर हम दो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, तो एक एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा, वो हमारा कनाल के वॉल्यूम का हाफ होगा। तो एम्बैंकमेंट का रिक्वायरमेंट हमारे पास होगा, हमें ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि इतना बड़ा एम्बैंकमेंट तो आपको बनाना ही है, इतने हाइट का, इतने विड्थ का, तो इसलिए एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हमें पता होगा, उसको हम कनाल के वॉल्यूम से इक्वेट करके उसका इकोनॉमिकल डेप्थ निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, when designing the canal project, if the bed level of the canal are so adopted that the quantity of earth excavated is just sufficient for making the two banks on either side of the canal, the depth of excavation is then called economical depth, ठीक है। Attempt should however be made to have a section of balancing depth or to have as minimum earthwork as possible, ठीक है। या तो हम बैलेंसिंग डेप्थ तक पहुंच जाए, या तो उतना ही डेप्थ, बैलेंसिंग डेप्थ मैंने बताया क्या होता है, या तो हम उतना ही डेप्थ खोदे जिससे जो सॉइल निकले उससे हमारा पूरा का पूरा एम्बैंकमेंट बन जाए, या फिर अगर हमें मिट्टी लानी ही पड़े एक्स्ट्रा, तो वो मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, ज्यादा मिट्टी एक्स्ट्रा लानी ना पड़े। कैलकुलेशन कंसीडर फिगर, ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये हमारा फिगर है, इसमें क्या क्या नोन होगा बताता हूँ मैं आपको। ये कनाल का जो विड्थ है हमें नोन होगा, ठीक है, स्लोप है पता होगा, तो स्लोप के हिसाब से आप इसके साइड वाला ये भी निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे स्लोप से। तो अगर आप ये भी निकाल लेंगे, बी डैश समझ लीजिए, तो आपका ऊपर वाला विड्थ भी आ गई, ठीक है, ठीक है। हमें हमें क्या अननोन है, हमारा डी अननोन होगा, ठीक है, और बैंक में B1 भी नोन होगा, B1 B2, और इसका स्लोप भी हमें गिवन होगा ऑलरेडी डिजाइन में, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, तो बैंक का वॉल्यूम तो आ ही जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, बैंक का हमें डेप्थ भी गिवन होगी, डेप्थ भी पता होगी। कैसे पता होगी डेप्थ? क्योंकि हमें ये पता होगा कितना ऊपर, हमें यहाँ से कितना ऊपर तक हमें बनाना है, क्या बनाना है,
हाईवे, इतना ऊपर हमें इससे बनाना है हाईवे। कैसे पता लगेगा, देखिए एक होता है आपका डेप्थ ऑफ कटिंग, वो क्या होता है आपका, ये एनएसएल का मतलब क्या होता है, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल बोलिए या इसको आप ग्राउंड लेवल बोलिए, सेम ही चीज है। ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल, ग्राउंड लेवल सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो इससे कितना नीचे जाना है हमें, इससे कनाल के बेड तक, ये होता है डेप्थ ऑफ कटिंग। ठीक है, तो इसमें तो पानी आएगा ही आएगा। ठीक है, पानी कहाँ तक आएगा ये हमारा ये डिसाइड करेगा। फुल, एफ एफ होता है फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, जब हमारा सप्लाई पूरा का पूरा आ रहा है तो कितना लेवल ऑफ पानी हमारा आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका डी से ज्यादा है ये लेवल। ठीक है, ये लेवल डी से ज्यादा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड एक टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर ज्यादा बारिश हो गई और ज्यादा पानी कनाल में आ गया तो वो कितना आ सकता है, इसलिए उसके लिए हम एक फ्री बोर्ड रखते हैं कि भाई इतना हमें पोर्शन खाली रखना है। ठीक है, ताकि अगर पानी ज्यादा भी आ जाए तो ज्यादा दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो पानी आएगा ही आपका। ठीक है, एफएसएल, एफएसएल मतलब होता है फ्री फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, फुल सप्लाई डेप्थ, फुल सप्लाई डेप्थ जिस लेवल तक जा रहा है उस लेवल को बोलते हैं फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, तो ये बताओ इस फिगर से देखकर एच कितना होना चाहिए। एच ये जो है, एच कहाँ से कहाँ तक है, एच यहाँ से एम्बैंकमेंट के टॉप से, एम्बैंकमेंट के टॉप से लेकर कनाल के बॉटम तक का जो हाइट है वो एच है। एच में क्या क्या आएगा, एक तो डी आएगा, डी प्लस क्या होगा, डी प्लस क्या होगा, डी में और क्या प्लस होगा, चलो डी प्लस नहीं करते हैं, आपको यहाँ पे इस वाले फिगर में कंफ्यूजन होगी। डी को प्लस नहीं करते हैं, क्या प्लस करते हैं, एफ एस डी प्लस करते हैं। ठीक है, फुल सप्लाई डेप्थ, फुल सप्लाई डेप्थ प्लस क्या ऐड करेंगे, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड मैंने बताया था वही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फुल सप्लाई डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड। ठीक है, इसको अगर प्लस करेंगे तो हमारा टोटल हाइट आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको बेसिकली ये एरिया निकालना है। ठीक है, इस एरिया का वॉल्यूम निकालना है और उसको इन दोनों के, इन दोनों से मिलकर जो V2 बनेगा उससे आपको इक्वेट करना है, तो आपका बैलेंसिंग डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, D is equal to balancing depth in cutting, is equal to bed width of canal as per design, छोटा b is equal to top width of the bank as per design, ये छोटा b B1, ये छोटा b B2। H is equal to total depth of section of the canal, total depth of section of canal मतलब कनाल का डेप्थ शुरू कहाँ से हो रहा है, कनाल का डेप्थ शुरू हो रहा है एम्बैंकमेंट के टॉप से, एम्बैंकमेंट के टॉप से लेके कनाल के बॉटम तक, ये आपका टोटल हाइट ऑफ कनाल है। ठीक है, बड़ा H। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ कनाल, उसी को बोल रहे हैं H। H माइनस डी हाइट ऑफ द बैंक अबव नॉर्मल सप्लाई लेवल। ठीक है, नॉर्मल सरफेस लेवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके ग्राउंड से कितना ऊपर तक हम पानी लेकर जा रहे हैं कनाल में, तो वो क्या होगा, H माइनस डी। H माइनस डी ये वाला एरिया है, ये है H माइनस डी, है ना, तो यही बता रहा है वो। ठीक है, फिर S:1 स्लोप इन कटिंग मतलब आपके कनाल का स्लोप, S1:1 स्लोप इन फिलिंग, आपके फिलिंग, फिलिंग मतलब एम्बैंकमेंट की जो फिलिंग कर रहे हैं सॉइल का उसका क्या स्लोप है। ठीक है, FSL फुल सप्लाई लेवल, FSD फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम कैसे एरिया निकालेंगे, तो आपको नॉर्मल से बता दिया मैंने, डी क्या है, बड़ा बी क्या है, छोटा बी क्या है, उसके हिसाब से हम अभी हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ कटिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग। अब देखिए, तो एम्बैंकमेंट का लेंथ है वही तो आपके कैनाल का लेंथ भी होगा, तो इक्वेट करोगे तो एल और एल दोनों जगह एल एल कट जाएगा, तो वॉल्यूम को इक्वेट करने से अच्छा क्या है, इनके एरिया को इक्वेट कर दो, सही बात है। ठीक है, इनके एरिया को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू A2। ठीक है, यही करेंगे हम, वही कर रहे हैं। एरिया ऑफ कटिंग इज एरिया ऑफ फिलिंग, एरिया ऑफ कटिंग क्या होगा, PD प्लस SD स्क्वायर। ठीक है, सपोज 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 समझ में आ गया कैसे हो रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ये आपका हाइट है और ये आपका विड्थ है, मतलब फॉर एवरी 1 मीटर ऑफ हाइट S मीटर ऑफ विड्थ हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर D मीटर ऑफ हाइट होगी तो विड्थ कितना हो जाएगा, SD। ठीक है, तो ऐसे ही दो ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस।
ठीक है, और ऐसे हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, तो इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये एच डी स्क्वायर। ठीक है, तो वही बता रहा है बी डी प्लस एच डी स्क्वायर। एंड हाइट ऑफ फिलिंग क्या होगी, अब हाइट ऑफ फिलिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइट ऑफ फिलिंग के लिए आपको हाइट कितनी है, हाइट ऑफ फिलिंग, हाइट ऑफ फिलिंग कितनी है, एच माइनस डी, यही तो हाइट ऑफ फिलिंग है। ठीक है, हाइट ऑफ फिलिंग समझ में आ गई ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है हाइट ऑफ फिलिंग समझने में। ठीक है, हाइट ऑफ फिलिंग समझने में का तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जो एम्बैंकमेंट का हाइट होगा कितना होगा, उतना ही तो होगा जितना आपका, जितना पानी ऊपर जा रहा है एक्चुअली नॉर्मल सरफेस लेवल से। नॉर्मल सरफेस लेवल से जितना ऊपर तक पानी जा सकता है फ्री बोर्ड को जोड़ते हुए, उतना ही तो एम्बैंकमेंट बनाएंगे हम, ताकि पानी बाहर ना आ जाए। ठीक है, बाहर ना आ जाए या फिर ऊपर से साइड से पानी में कुछ ना आ जाए, तो दोनों के लिए हमें एम्बैंकमेंट को इतना हाई तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसका एरिया भी हम ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, वही चीजें हैं, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये है, बस इसमें डी तो आपका डेप्थ है एम्बैंकमेंट का, वो क्या है एच माइनस डी। ठीक है, तो बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एम्बैंकमेंट है, 1 एम्बैंकमेंट 2 एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो डी बस कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो मेरे क्या सबको समझ में आ गया ये। ठीक है, चलिए फिर, तो ये बताइए आप लोग के पास एनर्जी है अभी, एक न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल बाद में करें, अगले क्लास में, बताओ न्यूमेरिकल अभी करें कि अगले क्लास में करें, बताओ। एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आपको तीनों फॉर्मूले जो मैंने पढ़ाए हैं आज, ठीक है, तीनों फॉर्मूले कौन से पढ़ाए थे मैंने, एवरेज डेप्थ वाला, एवरेज डेप्थ वाला फॉर्मूला, ठीक है, फिर ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला, और फिर प्रिज्मोइडल या सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। इकोनॉमिकल डेप्थ या बैलेंसिंग डेप्थ कैसे निकालते हैं वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल डेप्थ या बैलेंसिंग डेप्थ वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सब रिवाइज करके आओ। ठीक है, अगले वेडनेसडे या अगले अगले वेडनेसडे को ही क्लास करेंगे। ठीक है, या फिर ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आप लोग कितने फ्री हो, या फिर मंडे को क्लास ले लेंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये चारों कॉन्सेप्ट बाई हार्ट होने चाहिए, अच्छे से अंडरस्टूड होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टूड होने चाहिए। ठीक है, सही कह रहे हैं शिव कुमार, एक काम करते हैं, इस न्यूमेरिकल को भी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को समझो, वैसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, बट वो समझने का ट्राई करो, अगर समझ गए वेल एंड गुड, वरना इस फॉर्मूले इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। बस मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ ये क्वेश्चन बता क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता क्या रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपका बेड विड्थ है 5 मीटर का, मतलब ये आपका 5 मीटर है। ठीक है, टॉप विड्थ ऑफ बोथ द बैग, मतलब आपका जो ये है B1, जो एम्बैंकमेंट है इसका जो विड्थ है वो 2 मीटर है। ठीक है, फ्री बोर्ड 0.6 मीटर का है, फ्री बोर्ड मतलब ये जो एक्स्ट्रा एफओएस के लिए होता है, पेट्रोल सेफ्टी के लिए, वो आपका 0.6 मीटर का है। ठीक है, फुल सप्लाई डेप्थ 1 मीटर का है, मतलब ये FSD, ये आपका 1 मीटर का है। तो आपका बड़ा वाला एच कितना हो गया, बड़ा वाला एच क्या होता था, फुल सप्लाई डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड, बड़ा वाला एच कितना हो गया, फुल सप्लाई डेप्थ 1 मीटर का है और फ्री बोर्ड 0.6 का है, तो 1.6 मीटर का आपका बड़ा एच हो गया। ठीक है, साइज स्लोप इन कटिंग, कटिंग मतलब कनाल के लिए, तो ये वाला एस कितना है 1:1 गिवन है। ठीक है, एंड साइज स्लोप इन बैंकिंग 1.5:1। ठीक है, ये जो एस है ये आपका 1.5 है, और मैंने बता दिया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 है और ये एस है। ठीक है, तो अगर कनाल के लिए ये S1 दे रखा है, इसका मतलब है जितना मीटर का जितना आपका डी होगा, जितना आपका डेप्थ होगा ट्रेपीजियम का, उतना ही आपका डेप्थ, अब उतना ही आपका विड्थ होगा। ठीक है, तो आप SS21 में जो आप डेप्थ यूज करोगे, आप एच मत यूज कर ना गलती से, आपको डी ही यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियम बस यहीं तक है, नॉर्मल सप्लाई लेवल तक। अब डी कैसे आएगा, डी ही मेन चीज है यहाँ पे। ठीक है, डी कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, डी कैसे आएगा। ठीक है, डी कैसे आएगा, डी आपका क्या है एक्चुअली, डी आपका नॉर्मल सरफेस लेवल से आपका बेड लेवल तक का डिस्टेंस है। तो कैसे निकालेंगे, ग्राउंड लेवल का RL दिया हुआ है, ये रिड्यूस लेवल बोलते हैं इसको, उसका हाइट गिवन है। ठीक है, तो इससे आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है,
समझ गए? 325.24 माइनस 324, आपका 1.24 आ गया पहला डेप्थ। ठीक है, कैसे? आरडी मतलब क्या है? आरडी वो सेक्शंस है, मैंने बताए थे, हम बहुत सारे सेक्शंस लेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है, जो आपके डिफरेंट सेक्शंस के बीच का डिस्टेंस है वो है ये। ठीक है, और हर डिस्टेंस में आपका ये डेप्थ अलग होगा, तो इसलिए हर सेक्शन में आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उनको ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल या एवरेज मेथड रूल, उनमें से कोई भी रूल लगाकर, एवरेज मेथड रूल मत लगाइए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल से निकालिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा दिया आपको, आंसर पीडीएफ में होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसमें और अच्छे समझ पाएंगे आप। ठीक है, मुझे बच्चे ऑफलाइन क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इतने बच्चों को मैं एक बार में ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल समझा देंगे हम, मैंने बताया आपको प्रैक्टिकल की ऑनलाइन क्लास होगी, वो कब होगी बता दूंगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपको उसमें समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप ऑफलाइन, आप अभी थ्योरी पे ध्यान दीजिए, थ्योरी के क्वेश्चन कीजिए, जो मैं ऑनलाइन में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कीजिए। प्रैक्टिकल में जो हमको एक्सेल में करना है वो सब मैं ऑनलाइन को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें ऑफलाइन लेने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं, आप लोगों की कल कोई क्लास नहीं है क्यूएसबी की। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है क्योंकि आप लोग कॉलेज जाएंगे ऑफलाइन क्लास करने, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ऑनलाइन लेना चाहूंगा प्रैक्टिकल तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप लोग फिर घर लेट आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली मंडे को एक क्लास लेंगे प्रैक्टिकल का, उसमें एक्सेल में सिखाऊंगा मैं कैसे आपको एक्सेल में करना है वो चीज। ठीक है, चलिए फिर अटेंडेंस स्टार्ट कर दीजिए आपकी। ठीक है, अटेंडेंस दीजिए यहाँ पे। बीटी एग्जाम में न्यूमेरिकल और थ्योरी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी का प्रैक्टिकल नहीं होगा कल, वही बता रहा हूँ शिव कुमार आपको, क्यूएसपी की प्रैक्टिकल कल नहीं होगी क्योंकि क्यूएसपी का प्रैक्टिकल ऑफलाइन नहीं हो पाएगा वहाँ पे। ठीक है, क्यूएसपी के प्रैक्टिकल के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर इतने अभी कॉलेज में इस वक्त नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही सिखाऊंगा, और अप्रैल में या मार्च के एंड वीक में जिनको भी एक्सेल में कोई भी डाउट्स रह जाएंगे ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में अच्छे से अगर वो एक्सेल को ना समझ पाए तो कोई डाउट्स रह गए तो उसके लिए मैं एक ऑफलाइन क्लास ले लूंगा। ठीक है, सिर्फ डाउट्स के लिए, वरना आपका जो फर्स्ट मोड है वो आपका ऑनलाइन ही होगा, जिसमें ऑनलाइन में मैं एक्सेल में कैसे शीट्स बनाते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है वो। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें। ठीक है, आराम से सीख जाओगे सब। अगर इन केस कोई डाउट रहा तो उसके लिए मैं डाउट क्लास रख लूंगा ऑफलाइन बाद में। ठीक है, अभी आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, कल आप लोग अपना सॉइल का, सिटी का, सर्वेइंग का जो भी प्रैक्टिकल है वो ऑफलाइन कीजिए। उसके बाद कोई भी प्रैक्टिकल क्लास कल ऑफलाइन क्यूएसबी की नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास जो भी क्यूएसबी की होगी वो मैं ऐसे दिन रखूंगा जिस दिन आपकी कोई प्रैक्टिकल ना हो, ऑनलाइन ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी। मंडे को कितने बजे होगी बता दूंगा आपको। आपका मंडे को 1 to, हाँ बिल्कुल धीरज, जो डेटा क्वेश्चन में है वही डालना है सिर्फ आपको एक्सेल में। चलिए फिर अटेंडेंस हो गई है, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन को अगले क्लास में समझ लेंगे। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं।